तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। नमस्कार, आदाब। कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2 में मैं ज़रीना वहाब दिल से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर हफ्ते मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ऐसे कलाकार से आपसे मिलवाऊँ जिन्हें आप जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। उनका नाम जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते नाम कमाने के लिए उन्हें किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है। बहुत संघर्ष करने के बाद कामयाबी उनके हाथ लगती है। आज जिस सिंगर से मैं आपसे मिलवाने वाली हूँ, वो सिंगर उम्र में छोटी है लेकिन फिर भी संगीत की दुनिया में उनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। तो आइए डालते हैं उनके काम पर एक नज़र। हमारी आज की कलाकार का जन्म पश्चिम बंगाल के एक छोटे से जिले मसलंदपुर में हुआ। पिता खुद एक कलाकार थे जो आसपास के बच्चों को संगीत सिखा के अपना गुजारा किया करते थे। 3 साल की छोटी सी उम्र में ही ये बच्ची भी उन बच्चों के साथ बैठ जाती थी जो उसके पिता से संगीत सीखने आया करते थे, और इस तरह इसका रिश्ता भी संगीत से जुड़ गया। प्रारंभिक शिक्षा पिता से ही प्राप्त की। फिर एक दिन टीवी पर एक बहुत बड़े रियलिटी शो का विज्ञापन देखा और उसकी ऑडिशन देने निकल पड़ी। किस्मत ने साथ दिया और वहां उसका सिलेक्शन भी हो गया। पर टॉप 5 तक आते आते इस लड़की के सपने टूट गए और निराशा उसको वापस मसलंदपुर ले गई। पर कुछ समय बाद ही इस लड़की ने वापस हिम्मत जुटाई और मुंबई आ गई। यहाँ आके फिर रियलिटी शोज का हिस्सा बनी। इसी दौरान कुछ संगीतकारों की नजर इस लड़की पर पड़ी और उन्हें इसमें एक बेहतरीन गायिका नजर आने लगी। आखिर इस गायिका की कोशिशें रंग लाईं। उन संगीतकारों में से एक थे प्रीतम, जिन्होंने इस लड़की को कई हिट गीत दिए और फिल्म जगत में इस गायिका को पहचान दिलाई। हमारी आज की मेहमान है हिंदी फिल्म जगत की सबसे व्यस्त गायिकाओं में से एक, अंतरा मित्रा। दोस्तों, ये थी अंतरा मित्रा। सुनाना आपने कितना अच्छा गाती हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। अंतरा, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच जरीना जी। और गॉड ब्लेस यू। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर टुडे। आप प्लेजर, प्लीज हैव अ सीट। चली है दिल से दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। अच्छा अंतरा, हम पहले शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। हमने सुना आपके पिताजी संगीत सिखाते थे, तो आपकी तालीम आपके पिताजी से हुई या कहीं बाहर से भी आपने सीखा है? शुरुआती तो दिनों में जब मैंने शुरू किया, एक्चुअली मैंने बहुत ही अर्ली शुरू किया। घर में माहौल म्यूज़िक का था, क्लासेस चलती थी, बड़ी बड़ी लड़कियां आती थी सीखने के लिए पापा से, और मैं उनके साथ बैठ जाती, कभी सुनती। पापा बंदिशें सिखा रहे होते थे उनको, वो सब याद करके गाना। तो एक्चुअली पापा ने नहीं नोटिस किया, मम्मी ने नोटिस किया कि ये गा लेती है, और जो भी सुनती है, जो भी गाना बज रहा हो रेडियो पे कहीं पे भी, फटाफट पिक कर लेती है। वर्ड्स तो नहीं बोलने आते पर वो सुर सही सही गा लेती है। तो मम्मी ने एक्चुअली पापा को कहा कि इनको भी थोड़ा सा तालीम आप दीजिए। पर वही एक लौती लड़की हूँ, और जैसा होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। और वही बात हुई घर पे भी। पापा के साथ बैठती तो थी। शुरुआती एकदम बेसिक्स मैंने डैडी से ही सीखे हैं, पर सीरियसनेस तो पापा के साथ कभी भी नहीं आना है, क्योंकि पूरे सारे लोग हमारे वहाँ के एरिया के सब लोग पापा से सीखने आते। सब पापा इज नोन एज मास्टर मौशाई इन बंगाली। आपके पिताजी जो थे उनका प्रोफेशन ही गाना सिखाना था या कुछ और भी करते थे? नहीं, ही इज अ म्यूजिक टीचर। हाँ। ओके, गुड। और घर में वो इसीलिए क्योंकि घर में हमेशा से म्यूजिक ही हो रहा है, सुबह से लेके रात तक सिर्फ आपकी म्यूजिक हो रहा है। माताजी मम्मी आल्सो सिंग्स बट नॉट प्रोफेशनली, शी सिंग्स
शी हैज़ लर्नड ऑल्सो, पापा से ही सीखे हैं मम्मी भी। इसीलिए घर में म्यूज़िक का माहौल रहा। मुझे तो एक ऐसा वक्त था, मुझे लगता था कि शायद सबके पापा गाते हैं। ओके क्योंकि बचपन में यू थिंक दैट दिस इज़ व्हाट इट इज़, मतलब पापा गाते हैं, मम्मी भी गुनगुनाती है। मुझे लगता था सबके पापा गाते होंगे, फिर ऐसा ही होता होगा सबका घर। म्यूज़िक मेरे लिए एक्चुअली कैसा था कि सुबह उठ के लोग ब्रश करते हैं और ये सब इतना ही रेगुलर था म्यूज़िक मेरे ज़िंदगी में भी। इट वॉज़ अ वेरी रेगुलर पार्ट ऑफ माई लाइफ। इसीलिए जब थोड़ी बड़ी हुई, करीब 6-7 साल की हुई, उस समय मम्मी ने बोला कि ये तो बिल्कुल बैठ ही नहीं रही है, कुछ भी सीख नहीं रही है, जो भी सीखती है और मेरे उम्र के हिसाब से जो सीखना मुझे चाहिए, मैं कभी भी पापा से वो नहीं सीखती थी। मैं वो जो बड़ी दीदियाँ आती थी, उनको जो पापा सिखाते थे, जो राग, जो बंदिशें, मैं वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी। तो पापा कहते थे ये तो तुम शुरू से तो नीचे से शुरू करना पड़ेगा, तुम अभी 7 साल की हो और ऐसे नहीं चलेगा। तो ऐसे कहीं पे आपको दिया जाए जहाँ आप थोड़े से डरो भी टीचर से, क्योंकि पापा से मैं बिल्कुल नहीं डरती थी। तो इसीलिए जब मैं 6-7 साल की हुई, उस समय हमारे वहाँ पे एक बहुत ही जानकार, मैं कहूँगी, एक टीचर थी, मिसेस शोभना मुखर्जी, इंडियन क्लासिकल। मैं उनसे सीखना शुरू किया और बहुत छोटी थी मैं, मेरा हारमोनियम में हाथ भी ठीक से आता नहीं था। मतलब इफ़ आई वुड ट्राई टू प्ले द हारमोनियम, मेरा वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता था। पर मैं गई, मैं बैठी हूँ, वो सबको नहीं सिखाती थी। वो थोड़ा सा ऑडिशन भी लिया उन्होंने मेरा। अच्छा। हाँ, कि कितना सीखी है, कितना जानती है, सुर में गाती है क्या। तो मुझे जितना जितना आता था मैंने सब गा दिया। इसका मतलब सिर्फ फिल्मों में काम करने के लिए नहीं, बल्कि गाना गाने के लिए भी ऑडिशन लिया जाता था। हाँ, I mean, they used to select the students, yes, because जो मतलब मैंने देखा है, जो बड़े जानकार लोग हैं, जो बड़े गुणी लोग हैं, जिनको बहुत बेसिक भी नहीं ठीक से आता है, उनको वो लोग थोड़ा उतना मेहनत उनके पीछे करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट इज़ वाई दे चूज देयर ओन डिसाइपल्स। अपने शिष्य जो है वो चुन लेते हैं। तो मुझे जितना जितना आता था मैंने सब गा दिया। तो बहुत हंसने लगी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो मम्मी को उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक से इसको लेके आइए, इसमें जुनून बहुत है सीखने का, तो कुछ करते हैं। सो तब से लेके जब तक मैं कॉलेज स्कूल ख़त्म किया, मैंने उन्हीं से सीखा है। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं वैसे वेस्ट बंगाल की हूँ। और वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा शहर नहीं कहेंगे, छोटा सा कस्बा कहेंगे, मसलंदपुर बोल के एक जगह है। वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग वगैरह सभी वहाँ पे हुआ है। अच्छा, घर में, आपके घर में सिर्फ आप ही सिंग, और भी भाई बहन हैं? नहीं, मैं बस ओनली चाइल्ड ओनली चाइल्ड। और बस इसीलिए शायद से पूरा मेरे पे पापा का जो, पापा गाते बहुत अच्छे थे, पर स्टेज शोज भी करते थे, बट उनको अपनी ज़िंदगी में जितना मिलना चाहिए था एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिशियन, उतना वो अचीव नहीं कर पाए। तो इट वाज ऑलवेज हिज ड्रीम कि मेरा बच्चा आगे जाए और कुछ करे म्यूजिक में, नाम। अच्छा, उन्होंने फिल्मों में कभी गाना गाने के लिए ट्राई नहीं किया या गाया भी है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं बहुत ही छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे म्यूज़िक ही आपका ऑक्यूपेशन है, यही बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब उतना करके घर बार संभाल के, बच्चे संभाल के, उनसे कभी हो ना पाया ये। अच्छा, जबकि आप कहते हैं छोटा सा कस्बा था, तो इतने स्टूडेंट्स आते थे जिनसे आई डोंट नो वेदर टू आस्क, घर चल पाए। हाँ, एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि पापा से ही मैंने सीखा है और देखा भी है, जितना चाहिए चलाने के लिए बस उतना ही काफ़ी है। ना कोई सेविंग्स, ना कुछ, ना आलीशान घर भी हमारा बहुत ही बेसिक एकदम। पर उतना चल जाता था। ये भी इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल में म्यूज़िक का कल्चर बहुत रिच है। वहाँ हर घर लड़कियाँ शाम को हारमोनियम लेके बैठती है। घर में 2 बहनें तो एक डेफिनेटली डांस क्लास जा रही है, एक डेफिनेटली म्यूज़िक क्लास जा रही है। ये प्रथा मैं अपने बचपन में भी देखा है मैंने, और अभी भी देखती हूँ। मुझे लगता नहीं, शायद साउथ इंडियन कुछ स्टेट्स में ऐसा है, और एक
ईस्ट में, आप बंगाल में अब देखेंगे या ये चीज़ बिल्कुल, बहुत है। साउथ में भी तो बहुत है। हाँ, साउथ में तो बहुत है। या। हर घर लड़कियां वायलिन प्ले करती है, भरतनाट्यम सीखती है। जी। बंगाल में ऐसा है कि घर में लड़की पैदा हुई तो ज़रूर या तो डांस क्लास जाएगी या फिर सिंगर सीखेगी। अच्छा, मुझे ये गाना। पूछना था, आप तो, हमने सुना आप तो डॉक्टर बनना चाहती थी। जी हाँ। तो आप बनना चाहती थी या आपके पिताजी आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी। ओके। मेरे फैमिली में सारे दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल इन माई फैमिली। आई एम ब्लेस्ड विद दैट ग्रेट जीन पूल। सो मम्मी ने पापा के साथ जितनी ज़िंदगी अपनी देखी उन्होंने, उसमें म्यूज़िक के वजह से हम कभी वेल टू डू नहीं बन पाए। तो मम्मी ऑलवेज मुझे पढ़ाई की तरफ, शी हैज़ ऑलवेज इनकरेज्ड मी ओके। कि पढ़ाई करो, कुछ बनना है, कुछ जॉब करना है, प्रोफेसर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ बनो, म्यूज़िक करना ज़रूर, हाँ। पर डोंट मेक इट योर प्रोफेशन। ये okay. मम्मी का कहना ऑलवेज था। इसलिए मम्मी ऑलवेज मुझे पढ़ना 10th में 12th में, यू हैव टू, दिस इज़ योर बोर्ड्स, अच्छे से परफॉर्म करना है और ये वो। तो कहीं ना कहीं मम्मी का सोच बहुत फ़र्क पड़ जाता है बच्चों में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और लड़कियों में स्पेशली मैंने ये नोटिस किया है कि 13-14 साल के बाद से मम्मियाँ बहुत, जब से आपकी मम्मियों की साड़ी आप पहनने लगती है, उस समय से आप मम्मियों से बहुत क्लोज हो जाती है। बचपन से जब आपने गाना शुरू किया था, तो ऐसा कौन सा गाना है जो बचपन से आपको आज तक उसकी यादें आपके साथ हैं? वो कौन सा गाना गाया आपने? वो गाना गाकर सुनाइएगा प्लीज। एक्चुअली बहुत सारे गाने, एक्चुअली मेरी जो बुआ है, शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सिंगर। ओके। तो मेरा घर और मेरी बुआ का घर बहुत पास में ही था। मैं कई बार चली जाती थी उनके घर पे। उनके घर पे जब कोई नहीं होता था, एंड शी यूज्ड टू कुक, शी यूज्ड टू सिंग। ओके। तो उनसे मैं बहुत सीखती थी सुन के, क्योंकि उनका बहुत सुरीला, एकदम तार जैसा आवाज़, और बहुत ही प्यारा, वो गाती भी थी ऑल इंडिया रेडियो में जी। और उनसे बहुत मैंने गाने सुने। वो फोक आर्टिस्ट थी, तो बंगाली फोक गाती थी जी। तो उस समय एक बंगाली फोक मैं उस समय बहुत गाती थी बचपन में। वो गाती, मतलब लिरिक्स उल्टा पुल्टा करके भी सुर में मैं गाती थी। मैं वो थोड़ा सा तो बंगाली फोक सुनाती हूँ आपको। সুজন মাঝি রে কোন ঘাটে লাগাইবা তোমার নাম, ও সুজন মাঝি রে কোন ঘাটে লাগাইবা তোমার নাম, আমি পারের আশায় বইসা আছি লইয়া যাও, কোন ঘাটে লাগাইবা তোমার নাম, ও সুজন মাঝি রে কোন ঘাটে লাগাইবা তোমার নাম। ब्यूटीफुल। अच्छा, हिंदी भी एक सुना दीजिए कोई गाना। हिंदी तो लता जी का बहुत घर में वो रहा, सब लोग लता जी को इतना सुनते थे। तो पर मैं पर्सनली आई ऑलवेज यूज्ड टू पिक, एंड मुझे बचपन से पता लग जाता था कि ये लता दीदी का है और ये आशा जी का गाना है। और आई यूज्ड टू ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टू ऑल द आशा जी नंबर्स बिकॉज दे आर पेपी एंड दे आर नाइस। सो वन सॉन्ग आई यूज्ड टू ऑलवेज सिंग, क्योंकि मुझे याद है वो कैसेट मेरे घर पे बहुत बजता था। आशा जी का एक गाना है, वो है आओ ना गले लगाओ ना, लगे बुझा दो ना, ओ जाने जा, तुमने जो वगन लगाई है तो छुके देखो ना, कहाँ कहाँ, अरे देखो सीने में कैसी हलचल लगी है, ओ साजना दिस वन आई यूज्ड टू सिंग। और तभी भी मैं गलत लिरिक्स जो मुझे सुन के याद आता था वही मैं गाती थी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अंतरा, हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। दोस्तों, हम अंतरा से बातें जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए बातें करते हैं सुरीली अंतरा से। हाँ, तो अंतरा ये बताइए, आपको बॉम्बे आना कैसे हुआ? किसी ने बुलाया या अपने आप आ गई या किसी ने भेजा आपको? एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे मेरा स्कूल ख़त्म हुआ और मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर कर रही थी जी। उस दौरान एक म्यूज़िक रियलिटी शो शुरू हुआ एक चैनल पे। तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि उस शो में जज थे सोनू जी
और हम सबके बहुत प्रिय है, उनका सिंगिंग हम सब बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे लगा कि कहाँ मैं मसलंदपुर में बैठी हुई हूँ, कभी तो सोनू जी का शो भी देखने का मौका शायद मुझे ना मिले, क्योंकि वो प्रॉपर कोलकाता में होता था, शोज़ टिकटेड शोज़ होते हैं उनके। तो मैंने सोचा कि एक बार काम किया जाए, एक ऑडिशन के चक्कर में थोड़ा उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। बचपने जैसे सोच, 17 साल की थी मैं, तो मैं ऐसे ही रजिस्ट्रेशन मैंने कर लिया उसके लिए और मैं गई। मुझे पता नहीं था कि शुरुआती जो प्रीलिम्स होते हैं उसमें जजेस नहीं सुनते हैं। अच्छा, प्रीलिम्स में दूसरे जजेस रहते हैं, वो सुनते हैं, उनसे जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, वो लोग जाते हैं बाद में जजेस के सामने, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल टू सिट एंड हियर लाइक 10,000 पीपल फॉर देम। तो आपका नंबर कब आया, मतलब बहुत वेट करना पड़ा हाँ, आपको? मुझे याद है कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से कोलकाता में आना था मुझे। मुझे अभी भी याद है, वो लेकलैंड्स कंट्री क्लब में हुआ था वो जो ऑडिशन। तो मैं सुबह जो फर्स्ट लोकल चलती है वहाँ से, वो हमारे वहाँ से कुछ 2:40 या 2:50 को छूटती है रात को। हाँ, दैट इज़ द फर्स्ट लोकल। हाँ, मॉर्निंग मैंने वो लोकल ली, पापा के साथ मैं थी और हम आए और करीब 7 बजे सुबह हम पहुँचे जो वेन्यू था वहाँ पे। और तब तक रियलिटी शो का इतना ज़्यादा वो हो चुका था कि आप जब पहुंची थी कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी थे वहाँ वही पर? मैं कह रही हूँ कि 7 बजे जब मैं पहुंची तब तक रियलिटी शो का इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो चुका था, मतलब पूरा नेशन वाइड। आई वॉज 7 o'clock इन द मॉर्निंग, आई वॉज स्टैंडिंग एटलीस्ट 600 से 700 लोगों के पीछे। ओह माय गॉड, 600 लोग तब तक ऑलरेडी लाइन में थे। कैसे तैसे मैं पहुंची अंदर। मुझे अभी सच में इतना मैं याद करने की कोशिश करती हूँ, सपने जैसा है, मुझे सही में पता नहीं कि कैसे पहुंची अंदर। और ऑडिशन हुआ और उन्होंने दूसरा ऑडिशन के लिए बुलाया जो सोनू जी के सामने होने वाला था। अच्छा, ऑडिशन में कौन सा गाना गाया था आपने? हाँ, तो मैंने पहले एकदम जो फर्स्ट प्रीलिम्स थे उसमें मैंने ये गाया था, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। I sang this one. अच्छा, 3 जगह डिफरेंट गाने गाना हाँ, पड़ते हैं? 2-3 अलग-अलग सुनना चाहते हैं वो लोग कि कोई पेपी गाना सुनाइए, कोई आज का दौर का गाना सुनाइए, कोई सेमी क्लासिकल सुनाइए, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो मैंने वो वाला प्रीलिम्स तो पास कर लिया। फिर हम आ गए सोनू जी के सामने। तो सोनू जी के सामने कौन सा गाना? हाँ, तो सोनू जी के सामने मैं बहुत हड़बड़ा गई। मैंने सोचा हो, और मेरे आइकॉन है वो, मतलब गुरु मानते हैं हम सब उनको, पूरा जनरेशन ही उनका फ़ैन है, क्या कहे अभी। तो मैं देखा तो सामने एकदम सच अ गुड लुकिंग मैन ही इज़, और बैठे हुए हैं वहाँ पे, और अनु जी और फराह खान जी भी थे। मैंने सोच लिया कि मैं सोनू जी की तरफ तो नहीं देखूंगी, अगर मैं देख लिया उनका शक्ल तो मैं तो हड़बड़ा के मैं गा ही नहीं पाऊंगी कुछ भी। तो ऐसे में मैं गई अंदर और मैंने सोचा कि आज तो जी जान लगा देना। तो मैं एक सिंधी फोक एक्चुअली मैंने गाया, मैंने वो वाला गाया था, थोड़ा सा सुनाती हूँ आपको। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालड़, सिंधड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हो दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालड़, ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालड़, सिंधड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर। ये मैंने गाया। इतना अच्छा गाया तो आपको सिलेक्शन तो होना ही था। पर मैं उस समय बहुत हड़बड़ा के गाया। तो सोनू जी ने वहाँ पे एक सलाह दिया मुझे, उन्होंने कहा, मुझे अभी भी बहुत बहुत प्रोमिनेंटली याद है वो बात। उन्होंने कहा कि जब हरकतें ले रही होगी ना, तब इतना हड़बड़ी मत करना, वो हरकत को एकदम सुकून के साथ लेना, ताकि वो पता ना चले कि तुमने कोई हरकत ले ली है। तो वो बात मैं हमेशा याद रखती हूँ। यही बातें हैं जो आप you know, on the job you learn from people. Exactly. Yes. So this is one. तो वो शो में मेरा सिलेक्शन हो गया। So जैसे सिलेक्शन हुआ, मैं आ गई मुंबई, उन्होंने हमको मुंबई बुला लिया। मुंबई आके हमने देखा कि भैया पूरे देश से करीब 150 बच्चे चुन के आए हैं
मैंने सोचा यहाँ तो कोई चांस नहीं लगने वाला है बेटा आपका, आप तो अभी पहले ही राउंड में बाहर होने वाली है। मैंने अपने आप को वो कर लिया था कि मैं पहले ही राउंड में बाहर हो जाऊंगी, पर ये एक एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं लेना चाहती हूँ उस चीज़ को, कि एक एक्सपीरियंस है, कैसा होता है, कैसे ये हाउ दे वर्क, हाउ दे सिलेक्ट पीपल। आई जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस इट। ओके। और ऐसा हुआ कि मैं एक के बाद एक राउंड पार करती गई और मैं टॉप 10 तक पहुँच गई उस शो के। वेरी गुड। उसके बाद शुरू होता है वोटिंग, और वोटिंग में भी मैं टॉप 5 तक आ गई थी। वाह। तो ये जब किया उसके बाद मुझे लगा कि ये थोड़ा डिफरेंट है कुछ, इसको भी एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं। क्योंकि ये बात आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कभी अपने लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं म्यूज़िक को प्रोफेशन बनाऊँगी। आई ऑलवेज थॉट दैट आई विल सिंग बट फॉर द लव ऑफ सिंगिंग। मैं कभी इसको प्रोफेशन बना के इसी को अपना ऑक्यूपेशन बनाना नहीं चाहूँगी। बट उस समय जब मैं बॉम्बे आई और इतने सारे म्यूजिशियंस को मिली, इतने सारे म्यूजिकल सोल्स, एंड दे ऑल वांट टू सिंग। पहली बार वो होता है ना, एक कुएं से मेंढक जब बाहर आता है और दुनिया देखता है और उसको लगता है कि वो अकेला मेंढक नहीं है और भी बहुत है उसके जैसे जो म्यूज़िक करना चाहते हैं और म्यूज़िक अच्छा लगता है जिनको। तो मुझे लगा कि दिस कैन ऑल्सो बी अ प्रोफेशन। ऐसा नहीं है कि इसको प्रोफेशन के हिसाब से नहीं लिया जा सकता है। तो उस समय मैंने पापा को कहा कि मुझे आने दीजिए मुंबई, मैं थोड़ा कोशिश करना चाहूँगी, और पापा ने सीधा मना कर दिया क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, 18 साल की महज। तो उस समय मम्मी ने काफ़ी साथ दिया, जबकि मम्मी ये पूरा ऑडिशन उसमें आप सेलेक्ट होने के बाद की बात है? ये बात की बात है, ये बात की बात है। जब मैं ऑडिशन कर रही थी और जब मैं ये शो में आना चाह रही थी उस समय तो पापा ने बहुत साथ दिया कि नहीं जी जाओ करो। पर जब मैं वहाँ से एलिमिनेट हो गई। अच्छा, एलिमिनेट हो गई? हाँ, एलिमिनेट हो गई, टॉप 5 तक आई थी। आई फेल्ट बैड बट आई बिकॉज मेरे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो मैं टॉप 5 तक आई, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इसलिए मुझे थोड़े टाइम के लिए बुरा तो लगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगा यार अभी क्या होगा, सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं वापस गई कोलकाता एलिमिनेट होने के बाद, और उसके बाद मैंने पापा को कहा कि एक बार ट्राई करना चाहिए मुंबई में। कुछ दोस्त बने हैं, कुछ अच्छे लोग मिले हैं, और देखते हैं एक बार ट्राई करके। पापा ने ना कर दिया क्योंकि मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर कर रही थी। पापा ने कहा क्या करोगी वहाँ जाके, दूसरा शहर है, तुम्हारा भाषा अलग है, तुम्हारे लोग नहीं हैं वहाँ पे, यहाँ से जो करना है करो। जी। मम्मी ने बहुत साथ दिया उस समय। मम्मी आपका फिल्मी करियर कैसे शुरू हुआ वो बताइए। वही जब बॉम्बे आई मैं, उसके बाद बॉम्बे तो आपको पता ही है, रियल स्ट्रगल आप जब बॉम्बे आती हैं और आप करना चाहती है उसी समय शुरू होता है। मुंबई में आके मैं एक पीजी में रहती थी, पेइंग गेस्ट, अंधेरी वेस्ट में। उस समय मैंने कुछ, क्योंकि मैं वो रियलिटी शो में आई थी और थोड़ा सा फेस वैल्यू बन जाता है, आप टेलीविज़न में दिखते हैं तो उसके दौरान थोड़े लाइव शोज़ मिलने लगे। लाइव शोज़ कैन पे योर बिल्स ऑफ अ लिटिल, सो दैट वाज नॉट अ वेरी बिग इशू, बट द इशू वाज टू गेट थ्रू टू द म्यूज़िक डायरेक्टर्स। शुरू में किसी दोस्त ने किसी को रेफ़र कर दिया, एक सीरियल का बैकग्राउंड, कोई जिंगल्स, फिर सीरियल का टाइटल ट्रैक, ये सब मैंने गाया। मेरा एक दोस्त है फरहाद बोल के, तो उसने मुझे एक बार एक कॉफ़ी शॉप में ऐसे ही मिले वो मुझे, और उसने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुमको ट्राई करना चाहिए, थोड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास जाने चाहिए। तुम बंगाली हो ना? तो मैंने कहा हाँ मैं बंगाली हूँ। तो उसने कहा कि मैं तुमको 2 बंगाली म्यूज़िक डायरेक्टर्स का नंबर दे रहा हूँ, मेरे पास है, तुम ट्राई करो। वो खुद भी सिंगर है। ओके। तो मुझे बहुत वेरी क्लियरली आई रिमेंबर, ही गेव मी 2 numbers. One is Mr. Shantanu Moitra's number and another is Mr. Pritam Chakraborty's number. So I went home and I was thinking कि अभी करना क्या है, नंबर तो आ गया, ऐसे ही मुँह उठा के फ़ोन थोड़ी कर सकते हैं आप, किसी का मोबाइल नंबर है। मैंने 2 मैसेजेस लिखे दोनों को कि जी मैं इस शो में थी और मैं अभी आउट हुई हूँ, एक बार अगर मिलने का मौका मुझे मिलता है तो बहुत अच्छा लगेगा, मैं आके थोड़ा सुनाना चाहूँगी। और उस समय आपको बता दूँ कि मेरे पास ना तो कोई डेमो है, ना मैंने कुछ गा के बना के सीडी वगैरह उस समय होता था कई बार, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मैंने दोनों मैसेजेस किए दोनों म्यूज़िक डायरेक्टर्स को।
प्रीतम दा का रिप्लाई आया मुझे। प्रीतम दा का रिप्लाई आया, उन्होंने कहा कि मैं आज एम्पायर स्टूडियो है हमारा वहाँ पे एक अंधेरी वेस्ट में, एम्पायर स्टूडियो में डबिंग कर रहा हूँ, अगर तुम अंधेरी के आसपास कहीं रहती हो तो तुम इस समय से इस समय तक आके मिल सकते हो। एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि मिलता नहीं है इतना इजीली अपॉइंटमेंट्स, और इट्स इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट आई गॉट दैट मैसेज। मैं इसी चीज़ से मैं कहूँगी कि शायद यही वो चीज़ है जो जिसको लोग लक कहते हैं, या फिर यही वो चीज़ है जिसको लोग कहते हैं कि कोशिश तो करनी चाहिए। हाँ, तो मैंने कोशिश किया और उन्होंने वो मुझे एक मैसेज किया कि आप आ जाओ। अभी मैं 5 लोग को फ़ोन कर रही हूँ कि भैया ये स्टूडियो है कहाँ, क्योंकि मैं मुंबई में नहीं, मुझे पता नहीं, उन्होंने एक स्टूडियो का नाम तो बता दिया बट मुझे पता नहीं ये स्टूडियो कहाँ है। तो जो मुझे उस शो के दौरान जो मुझे दोस्त मिले थे जो मुंबई के हैं, उनको मैंने कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे जाओ। तो मैं पहुँची तो वहाँ पे ऑलरेडी प्रीतम दा थे। और आपको एक बहुत मज़े की किस्सा बताती हूँ कि प्रीतम दा को मैं इससे पहले कभी मिली नहीं थी, और प्रीतम दा को मैं इससे पहले कभी टेलीविज़न वगैरह पे भी नहीं देखा था। मैंने उनका एक फ़ोटो देखा था एक मैगज़ीन में बहुत पहले, जब उनका धूम आया था, धूम 1 रिलीज़ हुआ था, उनका म्यूज़िक डायरेक्टर। उस समय प्रीतम दा के जो बाल वो छोटे थे। अभी जब मैं मिलने गई हूँ तब दादा ने बाल बढ़ा लिए हैं और उनका मेट्रो का शूटिंग है। अभी मैं जाके किसी और को एज प्रीतम दा बात कर रही हूँ और वो वहाँ के जो साउंड इंजीनियर है चिन्मय, उनको मैं जाके बोल रही हूँ कि सर मैं आपको मैसेज किया था, आपसे मैं मिलने आई हूँ। तो चिन्मय थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए रुक गया। उसने कहा कि क्योंकि चिन्मय के बाल वैसे छोटे हैं और गोरे हैं वो भी, मुझे लगा यही है प्रीतम दा मुझे पता नहीं है कौन है। तो उसको समझ में आ गया कि मैं गलत कुछ कर रही हूँ। तो उसने कहा कि आप प्रीतम दा से मिलने आई हैं? तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहता ये प्रीतम दा है, और उनके बाजू में खड़े हैं दादा, और दादा के तब तक बाल लंबे और दाढ़ी वगैरह बढ़ा लिए, वो मेट्रो का लुक उनका जो बैंड का था उसका। मैंने बोला बहुत आई एम वेरी सॉरी सर, आई डिडंट रिकॉग्नाइज। वो कह रहे कि नहीं कई बार पापा भी नहीं पहचान पा रहे अभी इतने लंबे बाल के साथ, तुम तो पहली बार मिल रहे हो, टेंशन मत लो। देन ही मेड मी सिंग समथिंग ऑन द माइक, कहा कि आप माइक में जाइए कुछ सुनाइए। ऐसे ही मैंने खाली आवाज़ में कुछ तो गाया था, मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या गाया होगा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम यहीं पास में ही रहती हो तो हम आपको डमी ट्रैक्स गाने के लिए बुला लिया करेंगे जब भी कुछ मौका पड़ेगा। तो वो शुरू हुआ सिलसिला मेरा। मैंने तो पहला डमी ट्रैक कौन सा था आपका? बहुत सारे बड़े बड़े गानों के डमी ट्रैक्स मैंने पहला गाना जो कौन सा था वो बताइए। मैंने पहला गाना एक गाया था, वो तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो रिलीज़ भी हुआ था कि नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट आई वेरी क्लियरली रिमेंबर दैट आई सैंग। अंतरा सॉरी टू डिस्टर्ब यू, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर इसके बारे में सुनते हैं। श्योर। दोस्तों हम बातें कर रहे हैं अंतरा से, और हम अभी छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, जाइएगा बात। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंसान कोशिश करते रहना चाहिए। देखिए ना, इस छोटी सी बच्ची ने इतना कोशिश किया, तब जाकर कामयाबी की तरफ तो बढ़ गई हैं। चलिए उनसे बातें जारी रखेंगे। हाँ तो अंतरा आप बताइए, हमारी बात वहाँ ख़त्म हुई थी जहाँ अपने वो डमी गाने जहाँ गाए थे आपने। तो ये एक सिलसिला है इंडस्ट्री में कि आपको स्क्रैचेस कहते हैं उसको, कि स्क्रैचेस गाने के लिए बुलाया जाता है जब ओरिजिनल सिंगर मौजूद नहीं होती है या फिर गाना शूट में देना होता है। उस समय एक कोई और सिंगर आके गाते हैं, उस पर शूट हो जाता है, बाद में जो ओरिजिनल सिंगर आके गाते हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मेरा जो स्टूडियो एक्सपीरियंस इतना था नहीं। तो मुझे किसी ने कहा था कि तुम्हारा 100 गाना रिजेक्ट होगा, तुम खुश होना, क्योंकि 100 गाने के बाद तुमको एक गाना मिलेगा। तो एक एक गाना जब तुम्हारा रिजेक्ट होता जाएगा ना, तुम खुश होना कि अच्छा अभी 80 गाने रिजेक्ट हुए और 20 बाकी है, बाकी जब 20 हो जाएंगे तब मेरा एक गाना आएगा। ये तो ट्रेनिंग जैसा भी हो जाता है। ट्रेनिंग जैसा है, वो स्टूडियो का माहौल और वो माइक में कैसे गाना होता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइव और स्टूडियो में बहुत फ़र्क है जी। जैसे थिएटर्स में और टेलीविज़न में और फिल्मों में आप कह सकते हैं, तो अलग दो धाराएं सेम है बट अलग होता है हमेशा। बिल्कुल। तो मैंने शुरू किया डमी ट्रैक्स गाना। मुझे कई बार बुलाते थे दादा प्रीतम दा, और मैं जाके गाना शुरू किया उनके लिए। तो बहुत बड़ा अच्छे गाने मैंने गाए जो बाद में बहुत पॉपुलर सिंगर्स ने गाए, और दो सॉन्ग्स बिकम very popular to the extent that they went on and become national award winning songs. Wow. Like this song
ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हाँ ओ रामाए इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हाँ. So this Yeah, song, it's a beautiful I sang song. the scratch. Yeah. Later on, Shreya sang it, and she sang it so beautifully. And I think she won all sort of awards that year for this Yeah. song. अच्छा, आपके फिल्मी करियर का पहला गाना कौन सा और वो कैसे मिला? 2007 में मैंने एक गाना गाया था. एक फिल्म आई थी स्पीड बोल के. That film didn't do so well. उसमें मैंने एक गाना गाया था, Loving you, loving you, loving you, वो हम नशी. This song was a duet with Sonu Nigam. Okay. And that is my first ever song in Bollywood. Just imagine कि कैसे कहते हैं कि सपना सच होता है. अभी वो सोनू जी को देखने के लिए मैं वो ऑडिशन देने गई थी और मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला गाना जो इन अ फिल्म रिलीज़ हुआ वो सोनू जी के साथ एक डुएट सॉन्ग था. और ये तो बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू ये है. ड्रीम कम ट्रू है. मतलब सही में, मतलब यहाँ मैं बोलना चाहूँगी कि सही में अगर कोशिश आदमी जारी रखे तो कामयाबी आपके पास आ ही जाती है देर सवेर. हाँ. तो ये हुआ, ये गाना आया और मैं तो मतलब लोगों को बोलूँ क्या करूँ, मैं खुद इतनी खुश थी. बहुत बार सुनती थी मैं वो गाना बार बार लगा के, ये सिर्फ ये सुनने के लिए कि मेरी आवाज़ के बाद सोनू जी का आवाज़ शुरू होता है. एंड दैट यूज्ड टू गिव मी सच अ थ्रिल कि ओ माय गॉड. और मैं बहुत छोटी थी, 19 साल की होंगी महज उस समय. और ये हुआ. और वो कौन सा गाना है जिससे आपको शोहरत मिली और पहचान मिली? वो आने में थोड़ा समय लग गया. वो आया 2010 में. ओके. जो पहला गाना जिससे मुझे थोड़ा सा रिकग्निशन मिला, थोड़ा लोग पूछे लोगों को कि किसने गाया है ये गाना, कौन है वो सिंगर, वो गाना था भीगी सी भागी सी फ्रॉम द फिल्म राजनीति. प्रकाश जी का फिल्म है और उसमें कटरीना और रणबीर कपूर ये दोनों पे था. तो वो गाना था, आई मेरी सुबह हंसती हंसाती बोलिया कि तेरे लिए संदेशा है. हाँ है. जागी आँखों को भी सपना मिलेगा, कोई खुशी आने का भी अंदेशा है. आहा ख्यालों से परे आहा ये जिंदगी चले भीगी सी भागी सी मेरे बाजुओं में समाई जोगी सी जागी सी कोई राम धुन वो सुनाई. ब्यूटीफुल So this song I sang with Mohit Chauhan. और एक गाना आपको बेसुरा भी गाना था, वो कौन सा गाना है? वो भी गाई, वो सुनाइए. ये एक गाना अभी देखिए, ये क्या क्या करना पड़ता है. बिल्कुल. ये भी एक बहुत अच्छा वाकया कि प्रीतम दा ने एक दिन रात में, बहुत उनका ये थोड़ा पैटर्न है कि वो रात में काम करते हैं बहुत लेट नाइट. एंड ही सेज दैट व्हेन नोबडी इज कॉलिंग यू, व्हेन योर फोन इज नॉट रिंगिंग, दैट इज द बेस्ट टाइम योर क्रिएटिव सेल्फ कम्स आउट. तो वही समय है जब आपको काम करना चाहिए. तो उनका स्टूडियो पूरी रात जगता है और एवरीबडी वर्क्स इन द नाइट. आई रिमेंबर अभी के बहुत मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर सचिन जिगर उस समय प्रीतम दा को असिस्ट करते थे. तो सचिन का मुझे एक फ़ोन आया कि तू कहाँ है और तू आ सकती है क्या. तो मैंने बोला हाँ आ जाएंगे. तो कहा कि सुन देख, गाना नहीं है वैसे तो, मतलब बट तू आ जा, उसके बाद बताते हैं. तो मैं गई, पहुंची स्टूडियो करीब रात में कुछ 12:30-1 बज रहे होंगे उस समय. बातें बातों में 1 बज गए रात को. तो उसने कहा कि देख अब मैं तेरे को बता रहा हूँ कि करना क्या है. दादा ने मुझे ये बोला है कि तुझे एक ऐसे बंदे के लिए गाना है जो सिंगर नहीं है ऑन स्क्रीन. जेनेलिया डिसूजा थी उसमें और वो फिल्म का नाम था लाइफ पार्टनर. एंड इन दैट फिल्म शी इज़ अ वेरी हॉरिबल सिंगर एंड शी ट्राइज टू सिंग. तो मैंने कहा ये कैसे करेंगे. तो उसने कहा कि ट्राई करते हैं. अभी स्केल जैसे ही पड़ता है, मैं गा रही हूँ, सब सुर में, बोलती है नहीं बहुत सुर में हो जा रहा है, इतना सुर में नहीं चलेगा. तो मैंने बोला कि क्या करें. तो उसने कहा कुछ तो अतरंगी कर जो बिल्कुल भी सुर में नहीं है और ये वो. तो फिर हम अभी सोचिए, जो वो गाने के लिए इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ रहा है कि बेसुरा कैसे गाया जाए अभी, और जो कि इतना वाहियत भी ना सुनाई दे और फिल्म में जाने लायक भी हो. तो मैंने वो गाया था, वो थोड़ा सा सुरैया स्टाइल में जाके मैंने किया, वो गाना गाया था. कूके कोयलिया ढूंढे ढूंढे पिया को मन ढूंढे
ढूंढे, ऐसा करके मैंने गाया था उसमें. दिस पार्ट ऑफ दैट फिल्म हैज बिकम सो पॉपुलर ना, एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड आई वाज वेरी रिलक्टेंट कि नहीं नहीं मेरा नाम मत दीजिए दादा प्लीज, ये क्या मेरा करियर शुरू होने से पहले खत्म कराएंगे आप, तो मतलब सबको पता चलेगा कि ऐसा गाती है तो कोई नहीं बुलाना है आगे. तो दादा ने कहा कि सुन मैं बोल रहा हूँ कि दे दे, ये बहुत अच्छा किया है तूने, अच्छा डिफरेंट है, दिस शोज दैट यू आर वर्सेटाइल. मैंने कहा ठीक है फिर दे दीजिए. फिर दोस्त बंधुओं के फ़ोन आने लगे कि क्या कमाल लग रहा है यार तेरा वॉइस. मैंने बोला जोक मत करो प्लीज़, दिस इज़ अ जोक. तो उन्होंने बोला कि नहीं बट वो फिल्म का वो पार्ट हैज़ बिकम अ वेरी आइकॉनिक पार्ट फॉर दैट फिल्म एंड फॉर जेनेलिया फॉर दिस. और बहुत अच्छा लगा था इवन आई सॉ दिस मूवी. यस. अच्छा, उसके बाद फिर ऐसे कौन से गाने जो आपने गाए जो जिन्हें आपको बहुत अच्छी पहचान मिली, जो आइकॉनिक बन गए वो गाने, वो कौन से हैं? 2011 के करीब मैंने प्रीतम सर को ज्वाइन कर लिया एज अ क्रिएटिव कंसर्ट, मतलब वन ऑफ हिज क्रिएटिव असिस्टेंट्स. क्योंकि जब मैं स्टूडियो में जाके बैठती थी गाती थी, मुझे ये महसूस हुआ कि स्टूडियो इज़ अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस फॉर मी एंड आई लाइक इट बेटर देन स्टेज. मुझे स्टेज से स्टूडियो ज़्यादा पसंद है. कई बार बहुत सारे मैंने सुना है, बहुत सारे फिल्म एक्टर्स को भी मैंने कहते हुए कि सुना है कि मुझे फिल्म से थिएटर्स पसंद ज़्यादा है. तो वही बात है कि मुझे स्टेज मुझे पसंद है, बट म्यूज़िक अगर कहीं बन रहा है जहाँ पे वो पनप रहा है वो स्टूडियो है. तो मुझे स्टूडियो बहुत पसंद है. तो मैंने दादा को कहा कि मैं आपको असिस्ट करना चाहती हूँ एज अ कुछ भी मेरे से करवा लीजिए, मैं आई एम वेरी ओके टू डू इट, आई जस्ट बी अराउंड योर स्टूडियो. तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं तुम ज्वाइन कर लो. तो मैंने 2011 में प्रीतम दा को ज्वाइन किया. ओके. उससे ये हो गया कि म्यूज़िक में अब जब रहते हैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में, तो आपका सेंसिबिलिटी थोड़ा डिफरेंट होने लगता है. तो दादा ने मुझे उस समय ये भी मुझे मौका मिलता था कि क्योंकि मैं स्टूडियो में हर वक्त होती थी, कोई भी गाना 2 लाइन, अरे अंतरा गा दे ज़रा, ये कर दे, ये स्क्रैच है, ये थोड़ा सुनाना है, डायरेक्टर को सुनाना है, 2 लाइन गा दे. कोई लाइव प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, दादा मुझे लेके जाते थे कि फीमेल सॉन्ग है थोड़ा लाइव गा के बताना. ऐसे तो उसमें ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही थी मेरी. बिल्कुल, ये एक हिसाब से ट्रेनिंग ही है. हाँ, बिल्कुल. तो इस समय क्या हुआ कि दादा के पास एक फिल्म आया आर राजकुमार, जो प्रभुदेवा सर का डायरेक्शन में एक फिल्म था. तो उसमें एक रात को प्रभुदेवा सर का एक प्रेजेंटेशन करना है, एक डांस नंबर है और वही 6-8 बीट का डांस नंबर, और वो साउथ के डायरेक्टर है और उनके गाने बहुत अपबीट अप टेम्पो होते हैं. तो दादा ने कहा एक 6-8 का गाना है, प्रभुदेवा को करना है, तो तू गा देगी क्या? मैंने बोला हाँ ठीक है मैं कोशिश करती हूँ. तो ये सब करते करते मुझे याद है जो लिरिसिस्ट है मयूरपुरी, वो स्टूडियो में ही थे, लिख रहे थे वो गाना. तो उन्होंने गाना लिख के लाए कि साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे. मैं ना थोड़ा मेरे फ्राउन हो गया. मैंने बोला रियली ये लिरिक्स है गाने के? तो मयूर और प्रीतम दा दोनों मुझे कन्विंस करने लगे कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, यही गाने का यूएसपी है. हाँ. ये सबसे कैची लाइन है गाने का और यही देखना बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि बहुत अतरंगी है. मैंने बोला जो भी है दादा, मतलब पहले हियरिंग में तो मुझे अजीब लग रहा है. तो कहता है तुमको जो भी लग रहा है तुम अभी माइक पे जाओ और गाओ. तो मैं माइक पे जाके वो गाना गाया और उसका एक मिक्स करके उन लोगों ने नेक्स्ट मॉर्निंग प्रभुदेवा सर को भेज दिए. कट टू 10 दिन बाद मुझे पता लग रहा है कि सर ने गाना शूट भी कर लिया है. ओह. तो मुझे इतना याद है कि जब मैं गाने जा रही थी उस दिन रात में 2 बजे, तो दादा ने बोला था कि देख प्रभुदेवा का गाना है और उसका कोरियोग्राफी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड डांसर. तो थोड़ा सा पेपी और फन करके गाना गाने हमको भी सुना दीजिए. हाँ. तो मैंने उसको इस तरीके के कुछ गाया कि साया जब से मिला तेरा साया भाया, मुझे हर बार तू भाया लाया, सपने हजार तू लाया, ऐसे ऐसे हाँ ऐसे ऐसे, सच करके मेरे सपने सच करके, कहा चल दी बच करके, टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे.
बहुत हिट हुआ था गाना ये। तो ये बहुत पेपी नंबर था और मैंने गाया और मुझे प्रभुदेवा सर ने एक दिन स्टूडियो आए वो और मुझे कहा वेरी नाइस। हाँ। तो फिर मैंने दादा को जाके बोला कि सर अगर प्रभुदेवा सर को पसंद आ रहा है तो मुझे प्लीज़ एक और मौका दीजिए, क्योंकि उस दिन रात में मैं 2 बजे गाया ये गाना। हाँ। और आई वॉज डेफिनेटली नॉट माई बेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट वॉज 2 o'clock इन द नाइट और शूट हो गया था गाना। वो गाना शूट हो गया। ओके। मैंने बोला 2 बजे गाया, मुझे एक इंसानों वाले वक्त पे मतलब 2 बजे कौन गाना गाता है। तो दादा ने कहा ठीक है आप ट्राई कर लो एक बार। मैंने एक बार और एकदम सुबह में कुछ 11-12 बजे मैंने गाया और वो गाना भी भेजा गया तो प्रभुदेवा सर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, he liked the first one. He liked the first one, the one which I sang at 2 o'clock in the night. That's nice. और उन्होंने कहा कि नहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही गाना है। हाँ। और यही है और मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए था। और हमने सेट पे भी बहुत वी हैड फन एंड एवरीबडी इंक्लूडिंग शाहिद एंड सोनाक्षी दे ऑल लव्ड द सॉन्ग। Yeah. सो कुछ नहीं चेंज करे। तो ये गाना जब बाहर आया तो 2013 इसके बारे में हम बात करेंगे एक हाँ। छोटे से ब्रेक के बाद। जरूर। दोस्तों हम बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी बातें हो रही हैं सुशील, सुंदर और ब्यूटीफुल सिंगर अंतरा मित्रा से। हाँ तो अंतरा, पहले तो आपने गाने गाए डबी में, अब बड़ी बड़ी हीरोइनें जैसे काजोल के लिए या सोनाक्षी के लिए और काफ़ी हीरोइनों के लिए गा रही हैं, तो हाउ यू फील एंड किसके लिए गा कर आपको ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है? एक्चुअली ये ही बहुत एक सपने जैसा लगता है कि सही में वो बड़े स्क्रीन पे जब मेरा गाना बजता है वही एक ड्रीम कम ट्रू है। मैंने सही में कभी सोचा नहीं था। मैंने सोचा था कि गाऊंगी अपने मन के लिए, खुशी के लिए, कभी ये हो जाएगा। मैं सच बोल रही हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था। पर जब मैं आई ना बॉम्बे, उसके बाद मैंने कोशिश करी बहुत ज़रूर। मैं बैठी नहीं रही, मैं कुछ ना कुछ करती रही, हाँ, कुछ ना कुछ गाती रही। है, कोशिश तो करना ही पड़ता है। You know, every second day there are thousands of singers are coming. So I kept doing और मैंने कोई काम छोटा नहीं समझा। कोई सीरियल के लिए भी गाने बुलाए वो भी मैं गई हूँ, कोई जिंगल भी बुलाए वो भी मैं गई हूँ, क्योंकि ये पूरा इसका जो लर्निंग है ना, दैट नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम मी। जो जितना मैंने सीखा है वो मेरे साथ ही रहेगा वो। फिल्मों में जब गाना आता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। सोनाक्षी पे आया, ये बहुत बड़ा गाना था। कटरीना पे दिस वन वाज देयर, भीगी सी भागी सी वाज ऑन कटरीना। पर एक होता है ना कि जब मैं बड़ी हो रही थी, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, अर्ली 90s लेट 90s, काजोल वाज रूलिंग द चार्ट्स। दिलवाले में जो आपने गाना गाया है वो मेरा फेवरेट गाना है। मैं चाहती हूँ कि वो गाना प्लीज आई विल डेफिनेटली सिंग। सो जब काजोल के लिए गाने का मौका मिला, वो तो मैं खुद को आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और एनीथिंग और बिलीव एनीथिंग। मुझे लग रहा था सभी सपना है और नहीं, ये नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लगा। वो गाना आपको मैं 2 लाइन सुनाती हूँ। हाँ, प्लीज। धूप से निकल के, छाँव से फिसल के, हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया, आसमां पिघल के, शीशे में ढल के, जम गया तो तेरा चेहरा बन गया, दुनिया भुला के तुमसे मिली हूँ, निकली है दिल से दुआ, रंग दे तो मोहे गेरुआ, राझे की दिल से है दुआ, रंग दे तो मोहे गेरुआ, निकली है दिल से दुआ, रंग दे तो मोहे गेरुआ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। थैंक यू। एक मजे की बात पता चली है, हाँ। आपने कहीं एक्टिंग भी की है ना, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये एक्टिंग का शौक कैसे हो गया आपको? ये वन ऑफ दोज थिंग्स है जो कहते हैं ना इंसानों से कभी कभी गलतियां हो जाती है। दिस इज वन ऑफ इट। एक्चुअली क्या हुआ कि मुंबई आने के बाद मेरा एक दोस्त
बना जिसका नाम है विकास गुप्ता. So at that point of time he was, you know him very well, you know Vikas. Yeah, Yes. of course. You know Vikas. So Vikas, I know Vikas from those days जब विकास बिल्कुल शुरू कर रहा था. देहरादून का आया हुआ एक लड़का, आंखों में बहुत सारे सपने, और वो मुझे एक बार एक ऐसे कॉफ़ी शॉप में मिला. वो ही केम अप टू मी एंड ही टोल्ड मी कि आपको मैंने देखा है ये इसमें एक रियलिटी शो में, और तू बहुत अच्छा गाती हो, मैंने तुम्हारे वोट भी किए और ये सब बोला उसने. मैं ये करता हूँ, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर एडी हूँ मैं. हाँ. उस समय वो अरुण ईरानी प्रोडक्शन हाउस में काम करता था. हाँ. तो उसने मुझे मेरा नंबर लिया और हम दोस्त बन गए, क्योंकि वो एरिया में ही रहता था, कभी भी मिलना होता था, क्योंकि हम दोनों तभी वी बोथ वर स्ट्रगलिंग ऑन आवर वेज. एंड ही बिकेम वन ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर्स फॉर बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर के टेलीफिल्म्स में. और उस समय एक दिन मुझे उसका फ़ोन आता रहता था, जब वो बिजी हो गया उतना फ़ोन नहीं आता था. उसका फ़ोन आता रहता था, ये सुन, अच्छा सुनना इस सिचुएशन में कोई गाना बोलना, ये सब फ़ोन उसके आते थे. एक दिन उसका फ़ोन आया तो मुझे लगा कि ऐसा ही कुछ बोलने वाला है कि सुनना ऐसे सिचुएशन में कोई पुराना गाना बता, क्योंकि उसको आई एम श्योर बैकग्राउंड में डालने पड़ता होगा, तो पूछता रहता था. वो क्रिएटिव हेड था. तो उसने मुझे फ़ोन किया कि सुनना अंतरा तू अपना चांदीवली आ सकती है क्या. तो मैंने बोला चंदीवली. तो कहता कि हाँ ना, 1 मिनट आ ना, तो एक घंटे का काम है तेरे साथ मुझे. मैंने बोला क्यों. नहीं बिल्कुल ज़रूर आ, मुझे काम है, अब पूछ मत सवाल ज़्यादा. मैं पहुंची, उसने कहा मुझे चांदीवली आने के लिए. मैं गई और वहाँ जाके बोलते अच्छा सुनना तू इतने तारीख से इतने तारीख तक फ्री है क्या. मैंने बोला करना क्या है भाई, क्या मतलब पूछ क्या रहे हो. तो कहता है कि सुनना मैं एक सीरियल कर रहा हूँ जो एपिसोडिक है, और उसमें हर मंथ में एक स्टोरी होता है, एक हॉरर सीरीज़ है. उसमें मुझे एक साउथ इंडियन हीरोइन चाहिए और मेरे पास सारी गोरी लड़कियां आ रही है. मैंने बोला वाह, तो आपको सावली लड़की की याद आई. बोलते हाँ अभी मेरे नज़र में सिर्फ तू ही है जो सावली, और तो कर लेगी, मुझे पता है तू यू विल पुल इट. और वो हमेशा मुझे कहता था तू ना बहुत टेलीविजन फेस है, तू टेलीविजन कर, तू ये वो ऐसा कहता रहता था वो मुझे. तो उसने कहा कि ये मौका है और दस्तूर है, तू प्लीज़ एक बार. तो उसने, मैं ऐसे खड़ी रही हो, एक और असिस्टेंट थी पूजा, वो आई, मुझे फटाफट ये बाल बना दिए, गजरे वजरे लगा के. बोलते हाँ एक बार कैमरे के सामने. मैंने बोला मैं क्या ऑडिशन. कहती तू सिर्फ कैमरे के सामने खड़ी हो जा, कुछ मत, क्योंकि दे वर इन हरी, दे हैव टू फाइनलाइज वन हीरोइन फॉर अ रोल विच इज़ अ साउथ इंडियन रोल. विकास ने वो रोल फाइनलाइज कैसे करवा दिया एकता से, आई डोंट नो. He finalized that role and I had to shoot for that show, and yes, I did that episodic serial. आपको मजा आया? मजा आया. It was fun because बहुत तैयार व्यार होके you know for 15 days. I mean, you're so beautiful. I mean, you got photogenic face. और हमेशा सामने लड़कियां बहुत अच्छी आती हैं स्क्रीन पर. I think you should act. Exactly, that is what always Vikas used to tell me. Yeah. तुझे करना चाहिए. पर तो गाते गाते भी आप कर सकती हैं ना टेलीविजन में काम. कई बार मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कई बार लोग पूछते भी हैं. इनफैक्ट दिस आफ्टर दिस सीरियल, I think you should do it. After Because this since you got a pretty face, you must do it. आफ्टर द सीरियल आई डिड फॉर विकास. उसके बाद बालाजी से कई बार कॉल आया मुझे, पर उस समय थोड़े काम पे और इसमें मैं बिजी हो गई, तो और नहीं हो पाया. बट एक्सपीरियंस है, अच्छा काम एक्सपीरियंस करने अच्छा रहा. एक वन ऑफ द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. यस, सो ये करके भी मज़ा आया. सब कुछ कर लेना चाहिए लाइफ में. आप काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक आई हैं. आपको क्या लगता है लड़कियों को सिंगर बनना इतना आसान है, स्ट्रगल करना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, या उनके लिए ये रास्ता थोड़ा आसान है? व्हाट डू यू थिंक? मैं ये कहूँगी कि ये इंडस्ट्री में जो भी हमारे जो भी आर्ट से जुड़े हुए जो भी जितने भी विधाएं हैं, उसमें आगे बढ़ना और कुछ करना बहुत ईजी इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा है. इट्स नॉट लाइक एनी गवर्नमेंट जॉब दैट आपको एक बार एग्ज़ाम देके मिल गया तो आप 60 साल की उम्र तक वो करते रहेंगे, ये आपको पक्का है. ऐसा नहीं है. एक कांस्टेंट कंपटीशन है, एक कांस्टेंट इनसिक्योरिटी है. आज आपके पास गाना है, कल को नहीं भी हो सकता है. यू नेवर नो. इतने सारे लोग आ गए, इनसिक्योरिटी बहुत है. इतने सारे लोग आ गए. पर मैं ये भी सोचती हूँ कि इंडिया में टैलेंट्स इतने हैं, कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है. और शुक्र की बात ये भी है, बहुत बार लोग मुझे ये भी पूछते हैं, क्योंकि मैं खुद रियलिटी शो से आई हूँ. लोग मुझे पूछते हैं कि रियलिटी शो के बच्चों का क्या भविष्य है, क्या करते हैं वो लोग, गुम हो जाते हैं.
बट मैं ये कहूँगी कि देश में इतने लोग हैं, हमारी आबादी भी बहुत बहुत है ज़्यादा और है। उसमें टैलेंटेड लोग भी बहुत है। एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म तो बन रहा है जहाँ एक आदमी एक म्यूज़िक जैसे एक अच्छी चीज़ को एज देयर करियर लेने का सोच तो रहा है। माँ बाप अब के माँ बाप थोड़ा पुश तो दे रहे हैं। हमारे पापा चाचाओं के समय ऐसा था कि कोई सिंगर बनना चाहे तो हाँ, पापा सिंगर ही छोड़ दीजिए, छड़ी even लेके actor आ जाते बनने थे के कि लिए मारने भी, के लिए। हाँ। एक्टर सिंगर जो भी डांसर, दे वर नॉट अलाउड टू डू एनी ऑफ दिस थिंग्स कि नहीं कर सकते, ये कोई प्रोफेशन हुआ क्या भला। एग्जैक्टली। तो वो एक दौर गुजर गया है। ये टेलीविज़न का कहिए, जो ग्लोबलाइजेशन कहिए और ये सब चीज़ों के वजह से ये दौर गुजरा है और लोग अभी थोड़ा सा इनकरेज करते हैं अपने बच्चों को डांसिंग के लिए, एक्टिंग के आजकल लिए। हाँ मैं देख रही हूँ माँ बाप बहुत इनकरेज करते हैं छोटे बच्चों के साथ, दे कम एंड दे पुश देम व्हाटएवर। करेक्ट। हाँ करते थोड़ा हैं। इनकरेजमेंट है और इससे कुछ नहीं, हमारे पास जितने सिंगर्स होंगे, जितने एक्टर्स होंगे, जितने डांसर्स होंगे और मंजे हुए कलाकार और मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। जी। तो अच्छा ही है कि लोग आ रहे हैं। और देखिए, कोशिश करने से तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हाँ। पर म्यूज़िक का, चाहे आप म्यूज़िक कहे, चाहे आप एक्टिंग कहे, चाहे आप डांसिंग कहे, ऐसी विधाओं में पेशेंस आई थिंक इज़ द की। आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी patience है। चाहिए, लोग yes। पेशेंस खो देते हैं। लोग सोचते हैं कि 2 साल हो गए, अभी भी मेरा गाना नहीं आ रहा है, अभी भी मैं फिल्मों में नहीं आ पा तो रहा आप हूँ। पूरे कितने साल तक आपने पेशेंटली वेट किया आपके चांस के लिए? देखिए, मैं आई तो थी 2005 में, जो बहुत बड़ा गाना मुझे मिला, जिससे मुझे थोड़ा सा रिकग्निशन मिला, वो 2010 में आया। हाँ। आई हैड टू वेट फॉर 5 years। 5 years, हाँ। आई हैड टू वेट फॉर 5 years। हाँ, क्योंकि आप में पेशेंस है। पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेशेंस खो जाता है, फिर आप फ्रस्ट्रेशन आपको जी। घेर लेगा, आपको आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें बाधाएं बन सकती नहीं हैं। नहीं, हम आपको डिप्रेशन में आने नहीं देंगे। हम अभी एक रैपिड फायर शुरू करती हूँ। अरे बाप रे। एक सवाल पूछूंगी, आप एक ही शब्द में जवाब दीजिए। ऐसा कौन सा खाना है उसके वो खाने के बगैर आपका खाना अधूरा होता है? ऐसे कौन सी डिश है? खाने के बगैर खाना अधूरा होता है। देखिए, मेरा फेवरेट डिश तो मटन बिरयानी है। मटन बिरयानी। At any point of time, if you wake me up at 3 o'clock in the night and give me mutton biryani, I'll be happy. हाँ। So mutton biryani is my favorite dish. Okay. और since मैं कोलकाता से हूँ, तो खाने में चावल चाहिए होता है मुझे, राइस। अंतरा को किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है, इंडियन या वेस्टर्न? इंडो वेस्टर्न। इंडो वेस्टर्न पसंद है। जीन्स के ऊपर कुर्ता, लॉन्ग कुर्ताज विद जीन्स, मोस्ट कंफर्टेबल आई थिंक। ओके। आपकी गायकी पे किस गायकी का ज़्यादा असर है? किस तरीके का गायकी का असर हाँ, है? किस सिंगर की? आई थिंक आशा जी सबसे आशा। बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, हाँ, रही बताया है मेरी आपने ज़िंदगी। शुरू में। हाँ हाँ, आशा जी का बहुत इन्फ्लुएंस। और मैं चाहती हूँ मुझे कि उन जितनी वर्सेटाइल वो है, उसका अगर 5% भी हम अचीव कर ले तो हमारे लिए इस जन्म के लिए तो बहुत है। शी इज़ वेरी वर्सेटाइल। वेरी वेरी। अच्छा, कौन सी हीरोइन के लिए गाकर आपको बहुत अच्छा लगा? काजोल के लिए गा के बहुत अच्छा लगा। माई चाइल्डहुड फेवरेट एक्ट्रेस। और मैंने कभी सोचा नहीं था, जिस दौरान मैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देख रही थी, या फिर जिस दौरान मैंने कुछ कुछ होता है देखा था, हाँ। मैं स्कूल में थी। Okay. और मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके लिए वो गायक और है। शाहरुख खान हाँ। ये दोनों साथ आएंगे और एक रोमांटिक जोड़ी के लिए एक रोमांटिक गाना, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स ऑफ दैट जोड़ी, आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब तक, क्योंकि जोड़ी काजोल शाहरुख की जोड़ी बहुत अच्छी, वन ऑफ द हिट जोड़ी मानी Yeah. जाती है, तो उस जोड़ी में मेरा एक गाना रहेगा। जब तक इंडियन फिल्म्स रहेंगे ये गाना रहेगा। सो आई एम वेरी हैप्पी। मैं ये पूछना चाहूँगी कि पुराने ज़माने की जितने भी हीरोइनें हैं, अगर आपको मौका मिले तो आप किसके लिए गाना चाहेंगे? मुमताज़ जी। मुमताज़ जी। Oh, that's so sweet. Yeah. I love her and the style quotient she had. Oh my God. अंद्रा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। अब मैं चाहूँगी, अब भी हमारा शो ख़त्म होने वाला है। बाजू में आपके एक किताब रखा है, Okay. तो उसमें आपकी तस्वीर लगी है। एक छोटा सा मैसेज हम अपने ऑडियंस के लिए आप दीजिए और अपना ऑटोग्राफ दीजिए। Oh, so sweet. Oh my God. कदम कभी डिगे नहीं, हो तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक,
से कामयाबी तक। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही। एक जान है भली दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच।